मैं ईरान में औरतों के कपड़े की सिलाई करती थी। एक दिन एक आदमी आया और कहने लगा, मेरी पत्नी बहुत मोटी है, तुम्हें मेरे घर चलकर उसका नाप लेना होगा। उस आदमी ने मुंह मांगी रकम ऑफर की। भारी रकम देखकर मैं भी तैयार हो गई और उस आदमी की पत्नी का नाप लेने चल पड़ी। लेकिन नाप लेते वक्त मेरे होश उड़ गए। उस औरत की तो पिछले 6 महीने से एक ईरानी आदमी मेरे घर आ रहा था और कह रहा था कि मैं उसकी पत्नी का एक ऐसा सूट सिलाई करूं जिसे पहनकर वे खूबसूरत लगे। लेकिन मैं उस औरत का सूट सिलाई करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था मैं खौफ से सो भी नहीं पाई थी और ना ही उस औरत को अपने दिमाग से निकाल पाई थी। लेकिन वे आदमी हर हफ्ते लगातार आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पिछले 1 साल से ईरान में रह रही थी। वहाँ रहकर अपना पेट पालना बहुत मुश्किल था। यहाँ मैं सिलाई कढ़ाई करके अपना पेट पालती थी। कमाने वाला कोई भी नहीं था। वे बहुत अमीर आदमी था। मगर सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ मुझसे ज़्यादा तजुर्बा वाले और भी लोग हैं जो कमाल के कपड़ा सिलाई करते थे। फिर ना जाने क्यों वो आदमी मेरे पीछे पड़ गया, और ऐसा आज से 6 महीने पहले से शुरू हुआ था। मेरे पास काम ज़्यादा नहीं था। मैं सारा दिन ग्राहकों का इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन मुश्किल से हफ्ते में 1-2 बार ही ग्राहक मिलता, जिससे घर का किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ ईरान में मुझे धोखे से लाया गया था। मैं शादी के बाद अपने पति के साथ खुशी खुशी यहाँ आई थी, लेकिन फिर पति 15 दिन बाद ही मुझे छोड़कर जाने कहाँ चला गया। मेरे लिए वो दिन जैसे कयामत के दिन थे, जब मैं 7 समंदर पार दिन रात अपने पति को ढूंढ ही फिर रही थी। मेरा पति खाना लेने का कहकर चला गया था, पर वो लौटकर नहीं आया। मैं भूखी प्यासी पूरा दिन अपने पति का इंतज़ार करती रही। मेरे पास मोबाइल ना था और ना ही मेरे पास पासपोर्ट था। दुख तो इस बात का था कि पति कोई अनजान नहीं था, बल्कि मेरे पापा के दोस्त का बेटा, हमारा पड़ोसी ही था। मेरे माता पिता इस दुनिया से जाने के बाद राजन अंकल ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी परवरिश भी की थी, और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। राजन अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें अपने बेटे की शादी भी मुझसे ही कर दी। मेरा पति शादी से पहले ईरान में ही रहता था, वहाँ पढ़ने के लिए गया था और फिर वहीं जॉब भी करने लगा। राजन अंकल ने बड़ी मुश्किल से उसे भारत बुलाया था। राजन अंकल के पास काफ़ी दौलत थी। अंकल ने अपने बेटे से कहा कि वे मुझसे शादी कर ले, पर उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। मैं किसी गांव की गवार को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ये सारी बातें मैंने छिपकर सुन ली थी। उस वक्त मेरा दिल चाहा मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। ना मैं यहाँ रहूँगी, ना ही अंकल अपने बेटे को मजबूर करेंगे, पर मेरा और कोई सहारा भी नहीं था। मुझे यहीं रहना था और अंकल के हर फैसले के सामने सर भी झुकाना था। दूसरे के सामने खुद को जलील होता देखना बहुत मुश्किल काम होता है, पर मैं अंकल को इनकार करके उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी। फिर अंकल ना जाने कैसे अपने बेटे को समझाया। वे मुझसे शादी को मान गया। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई देती थी। कहीं भी उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। जब मैं उसके सामने होती, मेरा दिल करता था कि मैं उसकी नज़रों से दूर हो जाऊं, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं बस खामोशी से आंसू बहा लेती थी। शादी से एक दिन पहले मैं हिम्मत करके राजन अंकल के कमरे में चली गई। अंकल मुझे देखकर हैरान हुए और मुझसे पूछने लगे कि सब तो ठीक है। तब मैंने अंकल से कहा कि आप अपने बेटे पर जुल्म ना करें, आप मुझसे ज़बरदस्ती उसके साथ मत बांधें। पर अंकल ने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि शादी तो उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी, वरना हर चीज़ से वे हाथ धो बैठेगा। और तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा
पक्का इंतज़ाम किया हुआ है। वे तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अंकल की बात सुनकर मैं सर झुकाए वापस चली गई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकती थी और मैं हमेशा एक अच्छे जीवन साथी की ही कामना करती थी। अगले दिन शादी थी। मैं दुल्हन बनी, खूबसूरत लग रही थी। शादी अच्छे से हुई और मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब कुछ खूबसूरत था। मेरा दिल जाने क्यों डर रहा था और लग रहा था कि कहीं पति मुझे धुतकार ना दे, क्योंकि फिर जो हुआ मैं हैरान रह गई। वो कमरे में आया और मुझे देखकर हैरान सा हुआ। शायद वे भी मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। अगले ही पल में मेरे पास बैठ चुका था। उसने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी ज़िंदगी में जैसी खुशियाँ लौट आई हैं, मैं जैसे ज़िंदा हो गया। मेरे पति ने मुझे स्वीकार कर लिया था। उसकी दी गई मोहब्बत मुझे खास बना दिया था। अगली सुबह मेरे चेहरे पर फैली खुशी से राजन अंकल को संतुष्टि कर दिया और सब अच्छा होने लगा। पति को ईरान वापस जाना था। राजन अंकल ने उसे जाने से मना कर दिया। मेरी हैरत के इंतज़ार नहीं रही जब पति ने मुझे भी साथ ले जाने को कहा। अंकल मुझे दूर नहीं भेजना चाहते थे, पर मेरा पति ज़िद पर अड़ गया और कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उसे साथ लेकर जाऊँगा। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगी और फिर आखिरकार अंकल को मानना ही पड़ा और शादी के 3 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ ईरान आ गई। यहाँ पति ने मुझे एक छोटे से घर में रखा था। मैं हैरान होती थी कि पति इतना आम से घर में रह रहा है। यहाँ आकर वे बिज़ी हो गया। वे सुबह जाता और रात को वापस आता। वे मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता। ना जाने क्यों वे मुझे बदला बदला सा लगने लगा। 15 दिन मैंने यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारे थे। उसने अभी तक मुझे फ़ोन भी नहीं दिलाया था और फिर 15 दिन बाद रविवार के दिन वे नाश्ता लेने गया और वापस लौट कर ना आया। सुबह से शाम हो गई। मैं परेशान घूमती रही। मेरी निगाहें उसके इंतज़ार में खड़ी रहीं, पर वे ना आया। ना मुझे उस शहर का पता था, ना गली का। मैं तो पिछले 15 दिनों से बाहर भी नहीं निकली थी। मैंने सामने देखा तो कुछ पैसे पड़े थे पर्स में। मेरा पासपोर्ट गायब था। मैं बैठकर रोने लगी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुझे पहले डर लग रहा था कि कहीं मेरे पति के साथ कोई हादसा ना हो गया हो, पर जब पति का सामान भी गायब देखा तो दिल कट कर रह गया। क्या मैं इस काबिल थी मुझे यहाँ परदेश में लाकर ऐसे छोड़ दिया जाए? यूं अकेले में उस दिन दहाड़े मारकर रोई। बहुत सारे आंसू जमा थे जो राजन अंकल के घर में कभी बाहर ना आ सके। मैं जान गई थी कि पति अब वापस नहीं आएगा, पर मैं भला क्या कर सकती थी? घर में इतना खाने का सामान भी नहीं था। ये तो भला हो साथ वाले घर का, जिसके बच्चे फुटबॉल इस घर के आंगन में गिर गया था जहां मैं रह रही थी, और उस दिन शायद मैं भूख से ही मर जाती अगर वे बच्चा अपनी माँ के साथ फुटबॉल उठाने ना आता। ये लोग भारत से थे। मैंने मुश्किल से उन्हें अपनी कहानी समझाई। वो औरत मेरे लिए खाना लाई। उसने मेरा ख्याल रखा। भूखे रहने की वजह से मैं बीमार पड़ गई। शायद इसी घर में गुमनाम मौत मर जाती अगर ये लोग ना होते। फिर इस फैमिली ने मुझे यहाँ रहने में मदद की। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगता है, तो मैंने बताया कि मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक़ है। बस फिर उसने मुझसे एक छोटी सी दुकान खोल दी जहां मैं कपड़े सिलाई करने लगी। काम बहुत कम था, मुश्किल से गुजारा होता था। मकान मालिक किराया मांगने आ जाता था। मेरा ज़्यादा खर्च नहीं था, पर यहाँ रहने ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर एक दिन एक आदमी मेरी दुकान पर आया, कहने लगा मेरी पत्नी का नाप लेना है, उसका एक महंगा सूट सिलाई करना है, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वापस तो किसी के घर नहीं जाती थी। वो सब अपना काम करवाने मेरे पास ही आते थे, पर उस आदमी ने मुझे 3 गुना ज़्यादा पैसे देने का कहा। मैं सोच में पड़ गई, ये आदमी मुझे ज़्यादा पैसे क्यों देगा? मैं उस आदमी का इंतज़ार करने को कहा और फ़ौरन अपने पड़ोसन के पास गई, जो अब मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। मैंने उस आदमी को बताया कि वे मुझे अपने घर चलने का कह रहा है। मेरी पड़ोसन ने कहा कि वे आदमी तो पूरे शहर में सबसे अमीर आदमी है, इसका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, सब इसे जानते हैं, तुम इनकार मत करो, चली जाओ, उसकी पत्नी का नाप ही तो लेना है। मैं इस बात में सर हिला दिया और उस आदमी के साथ उसके घर आ गई। उस आदमी का घर बहुत आलीशान यानी वे बहुत अमीर था, पर जैसे ही मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरी आंखें हैरत से
फटकी फटी रह गईं। उस आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी मोटी है, पर उसकी पत्नी इतनी मोटी होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके जिस्म से मांस लटक रहा था और उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि मेरी खौफ से चीख निकल गई। शायद उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी थी। मैं डर कर घबरा कर वहीं से वापस भाग गई और उस रात मैं सो नहीं पाई थी। हैरत हो रही थी, वे आदमी खुद तो बहुत अच्छी शक्ल का मालिक था और अमीर भी बहुत था, फिर उसने ऐसी पत्नी क्यों रखी हुई थी? क्या वे अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था या फिर उसकी भी मेरी पति की तरह कोई मजबूरी है? मेरी समझ में कुछ न आया। पूरा हफ्ता लगा मुझे उस औरत को अपने दिमाग से निकालने में, पर फिर रविवार वाले दिन वे आदमी फिर से आ गया और मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसका यही कहना था कि अगर मेरी पत्नी का नाप ले लो, वे तुमसे अपना कपड़ा सिलाई करवाना चाहती है। मैंने उस आदमी को साफ साफ इनकार कर दिया, पर वे हर हफ्ते आने लगा और मिन्नतें करने लगा। मुझे समझ नहीं आता कि वे मेरे पास ही क्यों आता है। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें हर हफ्ते मेरी पत्नी का एक सूट सिलाई करना है और मैं तुम्हें उसके बदले बहुत पैसे दूंगा। तुम बस मेरी पत्नी के ही कपड़े सिलाई करो और उससे ही तुम मालामाल हो जाओगी। उसकी बातें मेरे लिए फ़ायदेमंद थी। थक हार कर मैंने उसकी बातें मानना का सोच लिया। वैसे भी मेरे पास काम की कमी थी, महीना ख़त्म होने वाला था, मुझे घर का किराया भी देना था। खैर मैं दिल पर पत्थर रखकर दोबारा उसके साथ उसके घर चली गई। उसकी पत्नी को देखकर मेरा दिल डर से कांपने लगा। जाने वे ऐसी क्यों थी? उसकी सारी चमड़े जली हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाप लिया, उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। ये सोचकर मेरा दिमाग घूम गया कि आदमी ऐसी औरत के साथ कैसे रहता है। नाप लेने के बाद मैं उसके घर से तेज़ी से निकल आई। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकी। जैसे सूट उसने सिलाई करने को कहा था, उसने बनाने में मुझे पूरा एक हफ्ता लगा। हफ्ते के शाम को वो आदमी सूट लेने आ गया। उसने मुझे एक सूट के कितने पैसे दिए कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे दूसरा सूट सिलाई करने को कहा और ये भी कहा कि दोबारा नाप ले लो। इस बार मैं खुशी खुशी चली गई क्योंकि वो आदमी मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इस बार भी मैं नाप लेकर वापस आ गई और सूट सिलाई कर दिया। इस बार उसने मुझे डबल पैसे दिए। यूं ही उसके साथ काम करते हुए मुझे 2 महीने गुजर गए थे। अब मैं काफ़ी संतुष्ट थी। अब मुझे पैसों की टेंशन नहीं होती थी। हाँ, पर अचानक कभी कभी अपने पति का ख्याल आ जाता था और घर तो मुझे हमेशा ही याद आता था। मैं हिंदुस्तान वापस जाना चाहती थी, पर मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था। मैं डर से बाहर नहीं निकलती थी कि कहीं पुलिस वाले मुझे पकड़ ना ले जाएं। इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। सारा दिन बैठकर कपड़े सिलाई करती और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस आदमी की पत्नी का नाप लेने गई। मुझे हैरत होती थी, वे आदमी मुझे हर सूट के लिए नया नाप लेने का क्यों कहता था। पर उसी दिन मेरे होश उड़ गए जब नाप लेते वक्त मेरी नज़र उसकी पत्नी की गर्दन पर पड़ी और कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं उसकी पत्नी से पूछना चाहती थी, पर वे कभी मुझसे बात नहीं करती थी। उसकी गर्दन पर कुछ मांस जला हुआ था जबकि बाकी गर्दन ठीक थी और वे जला हुआ मांस थोड़ा खड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती वे मेरी तरफ पलटी और एक चिट मेरे हाथ में पकड़ा दी। वे बहुत डरी और घबराई हुई थी। तभी वे आदमी अंदर आ गया। पहले वे नाप लेते वक्त जमकर वहीं खड़ा रहता, पर शायद अब वे मुझ पर एतबार करने लगा था, इसीलिए कुछ देर के लिए बाहर चला गया था। और उस वक्त मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था, मानो जैसे मैंने कोई चोरी की है। मैं नाप लेकर तेज़ी से वापस आ गई। वापस आकर मैंने जब चिट को खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किसका नंबर था और उसकी पत्नी ने मुझे क्यों दिया था। मैं काफ़ी देर सोच विचार करती रही और फिर पड़ोसी के घर चली गई। वहाँ जाकर मैंने उसे फ़ोन किया और वे नंबर मिला दिया। किसी मर्द ने फ़ोन उठाया था। मैं डर कर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने वापस फ़ोन किया। इस बार मैंने उठाया तो कोई
अजनबी था जो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए और जब मैं बाहर निकली तो बाहर वाकई वर्दी पहने एक आदमी खड़ा था। उसका आधा चेहरा छिपा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा कि ज़रूरी बात करनी है, अंदर चलो। मैं उसे लेकर घर के अंदर चली गई। फिर उसने जो कहानी सुनाई मैं हैरान रह गई थी। वे एक एजेंट था जो कि किसी मिशन पर था और वे मिशन उस ईरानी आदमी के ख़िलाफ़ था। मैं हैरान थी कि वे आदमी तो बहुत अच्छा इंसान था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे, पर असल बात तो कुछ और ही थी। वो आदमी लड़कियों के ज़रिए स्मगलिंग करता था। जिस लड़की को अपनी पत्नी ज़ाहिर करता था वो उसकी पत्नी नहीं होती थी, बल्कि वे लड़कियों को नकली मांस मोटा बनाता ताकि अंदर वे स्मगलिंग का सामान डाल सके, और चेहरे पर जला हुआ मांस होता था जो बिल्कुल असली लगता था। हर बार अलग अलग लड़की होती थी, पर वे इस तरह उन्हें तैयार करता कि पहचानना मुश्किल था, और उसके ज़रिए वो आदमी लोगों के जिस्म के अलग अलग हिस्सों की स्मगलिंग करता था। वे लड़की जिसने मुझे नंबर दिया था वे भी एजेंट थी जो मुश्किल से वहाँ तक पहुँची थी। उस एजेंट ने मुझसे कहा कि तुम उस आदमी को पकड़ने में हमारी मदद करो। तुम्हें बस ये करना है कि इस बार नाप लेने जाओ तो उस लड़की को तुम्हें फ़ोन देना होगा। मैं ये सुनकर डर गई। पहले मैंने इनकार करना चाहा तो उस आदमी ने कहा कि उस हैवान को पकड़वाने में हमारी मदद करो, वरना वे ये घिनौने काम जारी रखेगा। वे एजेंट मुझसे इसीलिए मदद मांग रहा था क्योंकि उस आदमी के घर तक सिर्फ मैं ही उसे पहुंचा सकती थी। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर उसने मेरी शर्त मान ली। मैंने अगली बार नाप लेने गई तो छिपकर फ़ोन ले गई और वे फ़ोन उस लड़की के हवाले कर दिया जिसका मैं नाप ले रही थी। ये सब मैंने बड़ी सफाई से किया था। इस काम के बाद उस एजेंट ने शर्त के मुताबिक मुझे हिंदुस्तान भिजवा दिया। सुनने में आया था कि वे आदमी पकड़ा गया अंकल बीमार हो चुके थे। उन्हें मेरे पति ने मेरे मरने की खबर दी थी। हालांकि मैं जिंदा थी। मुझे देखकर राजन अंकल रो पड़े और फिर वे सारी जायदाद मेरे नाम कर दी जो उन्हें अपने बेटे के नाम करनी थी। मेरे पति को जब ये खबर मिली तो वे वापस आ गया। अब यहाँ की मालकिन मैं थी। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और बहाना बनाने लगा। ऐसे आदमी पर मैं दोबारा विश्वास नहीं कर सकती थी। मैंने उससे तलाक ले ली और वे खाली हाथ रह गया।